जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दिए। आज हम हिंदी की बात करेंगे। यूपी पुलिस, SSC GD, लेखपाल, BDO, B.Ed बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए प्रश्न हैं। चलिए फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और फटाफट जवाब देते रहिए। और आप अपनी तैयारी की कितनी तैयारी आपकी हो चुकी इसका भी अवलोकन कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? फटाफट बताइए, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख और अच्छी बातें। तो देखिए, लोकोक्ति का मतलब होता है लोक की उक्ति, मतलब लोगों के द्वारा कही गई जो उक्तियां होती हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए लोक की उक्ति सही जवाब हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा बच्चों। फटाफट जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, में रस भेद बताइए, भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बताइए फटाफट कि ये किसकी है, कहाँ की है, कौन सा रस है इसमें? तो इसमें कौन सा रस है बच्चों? वीर रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में चरणों की मात्रा 4 होती है और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में चरणों की संख्या 4, ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताइए। अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताइए। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। तो भैया देखिए, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। आप सबको पता है काली घटा का घमंड घटा, तो एक काली घटा का मतलब होता है काले बादल और एक घटा का मतलब होता है घटने से होता है, जैसे बढ़ना और घटना नहीं होता है। ठीक है, तो एक का मतलब होता है बादल और दूसरे घटने का अर्थ क्या होता है? घटना या बढ़ने वाले से। ठीक है, तो जैसे कनक कनकते 100 गुनी, तो एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे का होता है धतुरा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ण के भेद कितने होते हैं? 10, 7, 2 और 8। तो वर्णों के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के भेद होते हैं बच्चों 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन बच्चों। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। फटाफट बताइए कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो योगिनी शब्द है वो कैसा है? स्त्रीलिंग है। बाकी सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं बच्चों, है ना? सही है। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू, धावक। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दोस्तों क्या है? तो ये मैं कई बार करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा धावक। धावक मतलब होता है दौड़ने वाला। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा D नंबर। सही है ना बच्चों? चलिए बाकी ये सभी स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग है, नायिका, लेखिका, वधू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो शिक्षक का बहुवचन होता है बच्चों शिक्षकगण। D नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। माँ ने कपड़ा बाजार से कपड़ा खरीदा। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। फटाफट बताइए कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो फटाफट बताइए, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। जो कपड़ा है वो कर्म है, यहाँ पे क्या है? कर्म है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो भैया यह मेरी पतंग है मतलब कंफर्म है कि ये मेरी है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? निश्चय, निश्चित है कि ये पतंग किसकी है? मेरी है दोस्तों। ठीक है, इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है?
समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। फटाफट बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो भैया देखिए, जो व्यक्ति समझदार होता है ये गुणवाचक सर्वनाम होता है। कैसा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो समझदार होता है, बुद्धिहीन होता है, ये सब कैसे होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होता है? तो विशेषण मैंने आपको कई बार बता दिया है कि संज्ञा की विशेषता बनाने वाले शब्दों की, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो चर्चा शब्द से क्या बना है बताइए, फटाफट बताइए। चर्चाएं, चर्चा, चर्चित, चर्या, फटाफट बताइए। और जो चर्चा है ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। फटाफट बताइए। तो इससे क्या बनेगा? चर्चित बनेगा। क्या बनेगा? चर्चित बनेगा। इसमें अगर हम इत प्रत्यय लगा देंगे तो चर्चित बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। इत प्रत्यय लगाने से चर्चित हो जाएगा। तो चर्चा से शब्द से बना विशेषण क्या है? चर्चित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु किसे कहते हैं? चलिए बताइए। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, और क्रिया के उत्तम रूप को, और क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? फटाफट जवाब दे दीजिए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 7, 6, 9, 4। तो भूतकाल के भेद होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? तो सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है, और हेतु मद भूत होता है, ठीक है। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। तद्भव शब्द बने होते हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो जो तद्भव शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके तद्भव शब्द बन जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करने से क्या बन जाते हैं? तद्भव शब्द। जैसे अग्नि है तत्सम, अग्नि कैसा शब्द है? तत्सम। लेकिन जो आग है वो तद्भव है। आग कैसा है? तद्भव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। अगला क्वेश्चन है निद्रा, कान, मोर और बंदर, इनमें से आपको बताना है कि तत्सम कौन होता है। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? फटाफट बताने हैं। तो यहाँ पे जो निद्रा है दोस्तों ये तत्सम शब्द है, और निद्रा का तद्भव नींद होता है। तो निद्रा कैसा है? तत्सम है। और निद्रा का क्या होता है? नींद होता है, नींद। तो नींद हो जाएगा तद्भव, और निद्रा कैसी हो जाएगी? तत्सम हो जाएगी, ठीक है। कान, मोर, बंदर, ठीक है। तो अब कान जो है तद्भव है, ठीक है। कान कैसा है? तद्भव। और कान का तत्सम होता है कर्ण, मोर का तत्सम होता है मयूर, और बंदर का होता है बानर। तो तत्सम शब्द कहाँ है? निद्रा में है। चलिए अगला क्वेश्चन। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं? आपको बताना है कि कौन से एक ही समूह के पर्यायवाची हैं। तो पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल। तो देखिए यहाँ पे पुस्तक पर, देखिए अब एक जैसे पर्यायवाची लिखे हैं सभी। अब यहाँ पे पहाड़, पर्वत तो ठीक है, लेकिन पुस्तक पर्यायवाची अब कहाँ एक जैसा मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही यहाँ पे क्या है? समूह सही नहीं है, गलत है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। इनमें से सही विलोम युग्म चुनिए। मतलब सही विलोम कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। तो देखिए आदान का प्रदान होता है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। सही युग्म यही है। आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान होता है, और प्रदान का आदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। फटाफट बताइए कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या होंगे? और शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या होंगे? फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, तथा। और शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे? दूसरा, तथा, ठीक है।
जैसे हम कहते हैं वह कोई और है मतलब दूसरा है। राम और श्याम, तो हम राम तथा श्याम भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दुष्कर, दुभर, कठिन, असंभव। जो काम करना कठिन हो, क्या होता है वो? ठीक है, तो फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसके बाद मैं आपको इसका सही जवाब बताऊंगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत आराम से कर रहे हैं। तो जो काम करना कठिन हो उसको दुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? दुष्कर कहते हैं दोस्तों। दुभर, कठिन, असंभव शब्दों के वाक्यांश क्रम था। परिस्थितियों के कारण काम करना कठिन होता है। ठीक है, जब परिस्थितियों के कारण काम न कर पाए तो उसको दुभर कह देते हैं, कठिन कह सकते, असंभव कह देते हैं। लेकिन जो काम करना कठिन हो उसको दुष्कर कहा जाता है। क्या कहते हैं? दुष्कर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। पक्षी पैरों पर अपना खाली स्थान बनाते हैं। सही शब्द भरिए। नीर, नीम, नीर, नींद। बताइए फटाफट। पक्षी पैरों पर अपना क्या बनाते हैं? फटाफट बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नीर। और नीर का मतलब होता है घोंसला। देखिए यहाँ पे घोंसला सीधे सीधे नहीं लिखा गया है और परेशान करने की वजह से नीर दे दिया गया। तो नीर का मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। बताइए अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द तो आप सभी को पता है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अनु उपसर्ग से बना है अनुचर दोस्तों, अनुचर। ठीक है, लेकिन अगर अनुपमा की बात करेंगे तो अनुधन उपमा होता है। ठीक है, यहाँ पे अन है, इन तीनों में अन उपसर्ग है, लेकिन यहाँ अनु है। तो अनुचर में क्या हो जाएगा? अनुचर में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अनु हो जाएगा। और इन सब में अन है। कैसा है? अन। अन धन उपमा, अन धन तर, अन धन उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भू, डा, अक्कर, भूल। फटाफट बताइए। तो यहाँ पे कौन सा है? अक्कर प्रत्यय का प्रयोग, भुलक्कड़। ठीक है, तो यहाँ पे अक्कर, सी नंबर एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताइए। गीता धन अन्य, गीत धन जली, गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि। फटाफट बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गीत धन अंजलि। ये गीतांजलि का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। कई बार पूछा जाएगा कि गीतांजलि में कौन सी संधि है, तो दीर्घ है। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं और सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो आप सभी बताइए कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो सभी साथ स्कूल जाते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर के लिए कौन सा समास? फटाफट बताइए। तो रसोई के लिए घर, रसोई घर का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा? रसोई के लिए घर। और यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। ठीक है, तो मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। बताइए फटाफट इसका जवाब बताइए, क्या जवाब होगा इसका? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुझसे खाया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता है। कर्मवाच्य पूछ रहा है, इस वजह से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मुझसे खाया जाता है। क्या लगेगा यहाँ पे? खाया जाता था नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये तो आप परेशान हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कार्यवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भैया फटाफट बताइए। यहाँ पे कार्यवाचक क्रिया विशेषण कैसा है?
कालवाचक। क्यों? क्योंकि इसने कहा मैं रोज, रोज यहाँ पे टाइम दे दिया, समय आपको पता है कि जो व्याकरण होती है समय को काल में जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालवाचक। चलिए याद रखिएगा कि जिन शब्दों में या क्रिया में समय संबंधी विशेषता होती है वहाँ कैसे होती है कि कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे रोज, आज, कल, अभी, कब, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? कालवाचक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह कौन है? योजक चिन्ह कौन है? तो भैया योजक चिन्ह सभी लोग जानते हैं, सी नंबर, ये जो माइनस जैसा बनता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। तो घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है? खुशी मनाना। बी नंबर एकदम सही जवाब हो जाएगा। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। जैसे आपने सुना होगा कि श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर घी के दिए जलाए गए। तो मतलब घी के दिए क्या मतलब? खुशी मनाना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयद्रथ वध किसकी रचना है? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। और ये खंड काव्य है। क्या है दोस्तों? खंड काव्य है और इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है भैया? और ये रेखा चित्र है। एक चीज़ बता दें कि ये रेखा चित्रों का संग्रह है, अतीत के चलचित्र, और ये महादेवी वर्मा की रचना है और इसका प्रकाशन 1942 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो आपकी जयद्रथ वध है उसका 1910 में हुआ था और ये जो अतीत के चलचित्र है इसका 1942 में हुआ था, महादेवी वर्मा की है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।